सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग ब्लॉक 4 एंड ब्लॉक 5 कवर करेंगे। देखो, दोनों ही शॉर्ट स्टोरीज है। इन दोनों को मिला के हमारे पास टोटल 9 शॉर्ट स्टोरीज है। तो ये 9 की 9 शॉर्ट स्टोरीज आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगी। एंड इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, वो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अदरवाइज। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लो। जो बाकी के क्वेश्चंस है ना, वो सारे के सारे हम लास्ट मिनट प्रिपरेशन वाली वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, बाकी एक बार आपको ये समझ आ गई है ना सारी स्टोरीज, तो इनके आंसर आप इजीली लिख सकते हो। एंड मैंने इसके सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी नोट डाउन कर रखे हैं, तो मुझे उस वीडियो को भी बनाने में टाइम नहीं लगेगा। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सॉल्ट, जो ये शॉर्ट स्टोरी है एंड इट वाज रिटन बाय महाश्वेता देवी। ठीक है, इसको ट्रांसलेट किया है शर्मिष्ठा दत्ता गुप्ता जी ने। एंड ये इसकी जो सेटिंग रखी गई है वो झुजर एक गांव है, ट्राइबल गांव है। ओके, पालामाऊ रिजर्व फॉरेस्ट, इस रिजर्व फॉरेस्ट में इसकी सेटिंग रखी गई है। ओके, एंड देखो ये जो है ना, हिंदू लैंडलॉर्ड्स ट्रेडर्स, वो लोग यहाँ पे एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन करते हैं जो यहाँ के ट्राइबल लोग हैं। ठीक है, जितने भी यहाँ के ट्राइबल लोग हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। किस तरीके से करते हैं? एक तरह से उन्हें बहुत ज़्यादा फोर्स्ड अनपेड लेबर में उन्हें बांध के रख रखा है ज़बरदस्ती। ठीक है, जितने भी ट्राइबल विलेजर्स है, तो उत्तम चंद नाम का एक लैंड ऑनर है जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अत्याचार करता है। ओके, अब यहाँ के जो लोग हैं वो बेचारे कमज़ोर हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि हम कैसे अपने राइट्स के लिए फाइट करें। उन्हें सारे के सारे अपने राइट्स पता भी नहीं होते। तो ऐसे ही एक पूर्ति मुंडा नाम का आदमी होता है। ठीक है, तो वो जो है इसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाना शुरू करता है, लोगों को सबको बोलता है कि भाई ये बहुत गलत हो रहा है, ये ना हमें 50% तो कम से कम मिलना चाहिए हमारी मेहनत का। ठीक है, ये जो उत्तम चंद जैसे लोग हैं ये सारे के सारे वो रख लेते हैं, पैसे रख लेते हैं। तो सब लोग इसकी बातों को समझते हैं एंड सोचते हैं कि हाँ भाई, हम इसके हाँ में हाँ करेंगे तो हमारा फायदा हो जाएगा। लेकिन इन्हें क्या पता होता है, ये जो लोग हैं उत्तम चंद जैसे, ये काफी ज्यादा डेंजरस जो है प्लान बना सकते हैं। इन लोगों की जान की भी कोई परवाह नहीं करेंगे कि भाई हमें तो बस तुम्हारे ऊपर रूल करना है, तुम्हें एक्सप्लॉइट करना है, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। ओके, अब ये उत्तम चंद जो है ये जानता है कि भाई लोगों की कमजोरी होती है कि खाने में उनको नमक तो चाहिए, है ना। तो अब ये बाकी की जितनी भी मार्केट्स होती है आसपास की, उन सारे मार्केट के शॉप ओनर्स को बोल देता है कि तुम इन लोगों को है ना नमक नहीं दोगे। ओके, ये जो हमारा झुज्जर गांव के ट्राइबल लोग हैं, इनको नमक नहीं दोगे। अब ये खाने में नमक नहीं मिलेगा, इन्हें तो कमजोरी आ जाएगी शरीर में, भाई इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारी लाइफ का। ओके, अब ये जो लोग हैं इनके इन लोगों को चाहिए भी, हाँ खाने में नमक कैसे लाएं अब। तो कुछ लोग होते हैं सजेस्ट करते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, जैसे काम चल रहा था वैसे ही चला लेते हैं। लेकिन फिर जो ये ग्रुप है हमारा पूर्ति मुंडा का, ये दोबारा से लोगों को एनकरेज करता है कि तुम चिंता मत करो, हम कहीं से भी लेकर आएंगे, इस नमक का जुगाड़ हम करेंगे कैसे भी करके। तो ये अपना जो इनके गॉड होते हैं हरम डियो, है ना, इन लोगों के भगवान होते हैं, उनके उनसे भी प्रे करते हैं कि भाई ये कैसे भी करके हमें सॉल्ट मिल जाए। ओके, तो ये काफी सारे जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस भी इन्हें दिए जाते हैं स्टूपिड से कि भाई अरे इतना भी जरूरी नहीं होता ये वो। मतलब लोगों को कुछ समझ में तो आता नहीं है कि मतलब अगर ये जो ये साइंटिफिक लोग हैं ये इनमें जानबूझ के क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ये भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि इन लोगों के फेवर की बात करी जाती है, तो इन लोगों का जो अनएडुकेटेड वनेस होती है ना, उसका भी फायदा ही उठाया जाता है। अब ये पूर्ति मुंडा को पता चलता है कि भाई ये जो वाइल्ड एनिमल्स है ना इनके फॉरेस्ट में, जो स्पेशली एलिफेंट्स है ना, वो एक जगह से सॉल्ट लिक करते हैं। मतलब एक जगह है जो उनका थोड़ा सा सॉल्ट जहाँ पे इन लोगों को मिल सकता है। बट वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक हाथी भी है, इकोया नाम का। ओके, वो थोड़ा ऐसे पागल सा हाथी है जो भाई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके सराउंडिंग में ज्यादा ह्यूमंस का इंटरफेरेंस हो, तो वो हमला भी कर सकता है। अब इन लोगों को अपनी जान का खतरा है नमक लेने में, बट फिर भी इन्हें जाना तो पड़ेगा कि भाई लाइफ की नेसेसिटी है वो। ठीक है, कोई ऐसे लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है। तो अपनी जान का खतरा डाल खतरे अपनी जान को खतरे में डाल के कई बार तो ये ऐसे सक्सेसफुली ले आते हैं। लेकिन कितनी बार अपनी जान सक्सेसफुली बचा लेंगे? कभी ना कभी तो ये जो एलिफेंट है ये इन्हें देख ही लेगा एंड इनके ऊपर हमला कर देगा। ऐसा ही होता है। फाइनली 3 लोगों को ये जो हाथी है ये मार देता है। अब
जब इसके ऊपर जो है सर्च होती है कि भाई कैसे क्या हो गया, इतना सब कुछ है ना, ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन बैठती है, तो ये सब बोलते हैं कि नहीं वो तो हाथी ही पागल था, उस हाथी की वजह से ये इंसिडेंस हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करते कि भाई ये जो ट्राइबल लोग हैं ये कोई बेवकूफ थोड़ी है जो इतने खतरे में जाके उस हाथी के उसके नीचे से अपना नमक लेकर आएंगे। तो ये कितना मतलब यहाँ पे दिखाया है कि भाई इन लोगों की एक्सप्लॉइटेशन को तो कोई कन्फ्रंट करता नहीं है, बल्कि हाथी के ऊपर बात डाल देते हैं। तो जो हाथी है इसको रोग एलिफेंट डिक्लेयर कर देते हैं और उसको भी मार देते हैं ये लोग, जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं ना, तो वो उसको भी मार देते हैं। अब जो ये डीपर इनजस्टिस है इसको तो कोई एक तरीके से बोलता ही नहीं है सामने से आके कि हाँ भाई नीचे के तल पे तो बहुत गलत हो रहा है। तो ये इस तरीके से क्रिटिक किया गया है सोसाइटी के ऊपर कि देखो हमारे टाइम पे इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन भी हुआ है, एंड उसको छुपाने के लिए किस तरह की बातें की गई है, लोगों का जो अज्ञानता है उसका भी फायदा उठाया गया है। ठीक है। बस लास्ट में जो ये हेडमैन होता है यहाँ का विलेज का, वो इट इज़ नॉट फेयर कह देता है और यहाँ पे जो है सारी चीज़ें खत्म हो जाती है, पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट स्टोरी जो है क्लियर हो। बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है, कुछ भी नहीं है, सॉल्ट से रिलेटेड है सब कुछ कि भाई तुम इंसान की वो बहुत ही बेसिक सी चीज़ छीन लो जिससे वो हमेशा लॉन्ग टाइम तक तुम्हारे सामने दबा रहे। नहीं दबा रहेगा तो अपनी जान जो है जोखिम में डालेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट स्टोरी पे बढ़ते हैं हम। वाइकॉम मोहम्मद बशीर जी की ये स्टोरी है बर्थडे। तो ये एक तरीके से इनकी ना सेमी ऑटोबायोग्राफिकल शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, इसमें ना इनका एक दिन का पूरा इंसिडेंस दिखाते हैं जिस दिन इनका बर्थडे होता है। एंड ये 1942-43 के बैकड्रॉप में लिखी गई है जब पॉलिटिकल टेंशन्स चल रही है हमारे कंट्री में। तो ये भी एक तरीके से फ्रीडम फाइटर है, राइटर है एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग आइडलिस्ट है। इनके जो आइडियाज है ना वो इनकी मतलब लाइफ को इजी बनाने के आड़े आ जाते हैं कई बार। ठीक है। तो ये पावर्टी, हंगर, सोशल नेग्लेक्ट ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जो इन्होंने उसूल बनाए हैं अपनी लाइफ में उन चीज़ों के सामने किसी को खड़ा नहीं होने देंगे। अब दिखाते हैं कि भाई इन्होंने ना काफ़ी सारे लोगों से उधार भी ले रखा है, उधार की ज़िंदगी जी रहे, ज़्यादा लोगों से इन्हें सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है, बहुत ही मुश्किल हालातों में है, लेकिन अब जो सही है उसके लिए खड़ा भी इन्हें होना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं कर पाते हैं इतनी ज़्यादा, क्योंकि बहुत गरीब हालत में है फिलहाल तो। अब इनका आ जाता है बर्थडे। अब ये सिर्फ एक चाय भर भी इन्हें नसीब नहीं होती पूरे दिन में, इतनी मुश्किल इनके हालत चल रहे हैं कि ये चाहते हैं कि भाई कहीं से भी भाई कोई चाय ही मुझे बना के पिला दे, उतना भी मेरे लिए काफ़ी है, मेरा तो बन जाएगा बर्थडे। ठीक है। बट जैसे जैसे दिन बीतता है इनको और ज़्यादा हार्श रियलिटी का सामना होता रहता है। ठीक है। तो जो एक ये मिस्टर पी करके शॉपकीपर होता है, ये बहुत ही बड़ा इसे हिपोक्रेट दिखाया कि भाई ये इन्हें चाय तक भी देने से मना कर देता है कि तुम पहले के मेरे पैसे निकालो तब जाके तुम्हें चाय मिलेगी। ठीक है, तो काफी उधार इनसे ले रखा है। एंड ये काफी शो ऑफ करता है, मतलब फनी राइटर है ये भी। ओके। फिर मैथ्यू करके एक स्टूडेंट होता है इनका, जो काफी अंग्रेजी में इनसे बात करता है। ठीक है। तो वो उन्होंने प्रॉमिस किया होता है कि तुम्हें लंच मिलेगा। ओके। तो ये बशीर जो है ये सोचता है कि चलो लंच का तो इंतजाम हो जाएगा, बट मेरे को बस सुबह से मैंने कुछ चाय पानी नहीं पिया, तो चाय मिल जाए, इतना सा काम हो जाए वही मेरे लिए काफी होगा। तो इनके जो लैंडलॉर्ड होता है, मतलब जो मकान मालिक होता है, होटल कीपर होता है, वो सब इनसे अपना जो उधार वापस मांगने के लिए आते रहते हैं कि तुमने अभी तक रेंट नहीं दिया, तुमने अभी तक बिल्स नहीं दिए। तो इनका पूरा दिन बहुत ही खराब जाता है, ये बहुत मायूस से रहते हैं, मतलब इन्हें समझ में नहीं आता क्यों आ गया ये बर्थडे। और बर्थडे तो इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि आज इनका कोई स्पेशल डे है, आज इनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। इनको नॉर्मल दिन के हिसाब से जैसे खाना पानी नसीब होता था वो तक भी नसीब हो जाए तो ये बोल रहे कि हाँ भाई मेरा बर्थडे बन गया आज का दिन का। बट इसमें देखो एक आयरनी दिखाई गई है कि एक छोटा सा बच्चा होता है जो चाइल्ड लेबर होता है, वो अपनी कमाई में से 2 आने बचा करके इनको खाना खिलाने में वो बिलीव करता है। और जो दूसरे बड़े बड़े आइडियलिस्टिक लोग होते हैं वो इनसे जो है मुंह मोड़ लेते हैं। हालांकि सबको पता है जो ये पर्सनैलिटी है, हमारे जो राइटर है बशीर जी, ये काफी इज्जतदार आदमी है, काफी उसूलों वाले आदमी है, लेकिन कहते हैं कि भाई ये जो आइडल्स होते हैं ना, ये इस समाज की जो रियलिटी है उसके सामने धरे के धरे रह जाते हैं जब आपके सामने हार्श कंडीशंस आएंगी। ओके।
तो यही सब इनकी स्टोरी में चलता रहता है, ये पूरे दिन की ये सारी पिक्चर बताते रहते हैं कि किस तरीके से ये अपने ही बर्थडे के दिन एक तरह से पूरे दिन भूखे से ही रह जाते हैं। तो बड़ा बुरा लगता है ना ऐसे, मतलब जब हम कहीं ना कहीं, तो एक तो हमारी सोसाइटी ने हमारे दिमाग में ये चीज डाल दी, तुम्हारा बर्थडे है तो इसी दिन तुम्हें सबसे ज्यादा स्पेशल महसूस करवाया जाएगा। अब भाई स्पेशल तो छोड़ो, मतलब कभी कभी वो इतना ज्यादा डिप्रेसिंग और हो जाता है कि एक्चुअली मेरे साथ कोई नहीं खड़ा, मेरे लिए कोई भी नहीं है। ये चीज सोच के देखो तो बहुत ही डरावनी हो सकती है। लेकिन जो इंसान अपने उसूलों का पक्का है, जिसे पता है कि उसे लाइफ में क्या करना है, ठीक है थोड़े मुश्किल हालात तो आएंगे लेकिन कर लेंगे फेस, कोई दिक्कत नहीं है, देश के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। ओके। तो ये उस हिसाब से अपने आप के माइंड से ना, अपने माइंड से ही जो है फाइट कर लेते हैं कि देखा जाएगा जो भी होएगा, कोई टेंशन नहीं है, एक दो दिन भूखा ही तो रहना पड़ेगा, रह लेंगे भूखे। बट हाँ ये जरूर है, ये जो आइडियलिज्म है इनकी, ये थोड़ा सा इनकी कमर तो तोड़ने की कोशिश करती है। मतलब बहुत ही ज्यादा स्टार्क रियलिज्म दिखाया है इसके अंदर। ओके। ह्यूमर भी दिखाया है, आयरनी भी दिखाई है। So our next story is Birds written by निर्मल वर्मा। ओके। तो ये स्टोरी में जो हमारी प्रोटैगनिस्ट होती है लतिका, ठीक है, उनके जो है हस्बैंड की डेथ हो चुकी है गिरीश नेगी, ये याद करती है उस टाइम को बहुत ज़्यादा, एंड ये अभी एक बोर्डिंग स्कूल में है, ठीक है, एंड वहाँ की वार्डन है। तो वो सारा टाइम जो है अपना जो ये दुख है ना उनका कि उन्होंने अपने हस्बैंड को खो दिया, उसी में बिता देती है। बहुत ही ज़्यादा सैड है, एंड अकेले अपने आप में ही रहती है, किसी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती, ठीक है। खिड़की से बाहर देखती है तो इसे चिड़िया उड़ती हुई दिखाई देती है कई बार। तो ये जो बर्ड्स है ना, ये एक तरीके से लतिका के जो माइंड में क्या क्या सारी चीज़ें चल रही है वो दिखाते हैं कि ये कहीं ना कहीं अपने ही दिमाग में ये इसने केज कर रखा है, अपने दिमाग में खुद को, ठीक है, एंड ये इस पिंजरे से नहीं निकल पा रही है। बेसिकली जब हम अपने किसी बहुत चहीते इंसान को खो देते हैं ना, जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो हमारे दिमाग में ही हम अपने लिए खुद में खुद एक जेल क्रिएट कर लेते हैं जिससे हम आज़ाद नहीं हो पाते। वो सेम चीज़ लतिका के साथ हो रही होती है, ठीक है। तो ये लोनलीनेस, ग्रीफ, मीनिंगलेसनेस ऑफ रूटीन्स, इन सब के बीच में जो है इनका इसका दिमाग घूमता रहता है पूरे टाइम। इस पूरे जो शॉर्ट स्टोरीज है ना आपकी, इसमें बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज आपकी साइकोलॉजिकल शॉर्ट स्टोरीज है, जो ज्यादा दिमाग के अंदर क्या बातें चल रही है उसके बारे में बात करेगी। ये भी उनमें से एक है। अब जो लतिका है ये एजुकेटेड है, असर्टिव है, बट इमोशनली बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है। तो इसको अगर कोई अच्छे से सहारा दे दे शायद, तो ये अपना वो पिंजरा तोड़ सकती है। इसे कई अच्छे कैरेक्टर्स भी मिलते हैं, जैसे डॉक्टर मुखर्जी। ये बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है, इन्होंने भी जो अपने पुराने टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा दुख देखा है, इनका भी पास्ट डार्क रहा है, बट ये उससे उभर चुके हैं। और ये इस चीज़ को समझते हैं कि ठीक है भाई, समय के साथ सबको आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन आप होंगे तभी आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी पाएंगे, आपकी अपने प्रति कुछ जिम्मेदारी होती है। अगर आप उस ज़िम्मेदारी को ना समझ के अपना समय सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को और ज़्यादा डिप्रेस्ड करने में बिताओगे, तो आप कहीं न कहीं खुद के साथ ज़्यादती कर रहे हो। तो ये चीज़ें, ये सारी जो डॉक्टर मुखर्जी है ना, ये लतिका को समझाते बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो एक तरीके से ये डॉक्टर मुखर्जी लतिका का ब्रेन बनते हैं, ब्रेन। कि दिमाग को इस तरीके से काम करना चाहिए कि भाई प्रैक्टिकली सोचो कि क्या सही है क्या गलत है। एक बार जो इंसान जा चुका है वो वापस आ नहीं सकता। अब उसके शोक में, उसके दुख में आप अपनी कितनी जिंदगी बर्बाद करोगे। ठीक है कुछ समय तक दुख होता है, लेकिन खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ता है ना चाहते हुए भी, आगे बढ़ना पड़ता है। एक जगह एक मोमेंट में आप रुक के इस जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकते, ठीक है। फिर एक और कैरेक्टर होता है ह्यूबर्ट नाम का, जो ब्रिटिश ऑर्गन प्लेयर होता है। ये लतिका को कहीं ना कहीं पसंद करता है, उसे प्रपोज भी करता है, बट लतिका नहीं उसके ऑफर को एक्सेप्ट करती। बट हाँ, लतिका इसकी तरफ से कुछ ना कुछ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ज़रूर मिलता है लतिका को, कि भाई ये भी थोड़ा सा जो है रिलैक्स फील करती है, थोड़ा इजी फील करती है इससे मिलने के बाद। तो ये कहीं ना कहीं जो ह्यूबर्ट है ये लतिका का हार्ट रिप्रेजेंट करता है। ओके, हार्ट, कि भाई दिल जो है थोड़ा सा हमारे लिए चीज़ें आसान करने में बिलीव करता है ना हमेशा। दिमाग बोलेगा प्रैक्टिकल हो,
ठीक है, प्रैक्टिकल बनो, जो चीज़ सही है उसे चुनो, बी अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर। ठीक है, दिल बोलेगा जैसे भी करो, बस चीज़ें अपने लिए आसान करो, मुश्किल मत करो। ठीक है, ये दो लोग इसकी लाइफ में थोड़ा सा इन्फ्लुएंस पॉजिटिव डालते हैं। एंड थोड़ा सा हॉस्टल की भी लाइफ दिखाई है, जो बाकी की सारी गर्ल्स होती है वो तो इन्हें नहीं समझ पाती इतना ज़्यादा। थोड़ा सा इसके आते ही एकदम चुप हो जाती है, अगर अच्छे से खुश होकर हंस रही होती है तो सबको लगता है ये डिप्रेसिंग औरत आ गई है हमारे आसपास, तो अब क्या करना है इसका, इसको कैसे हैंडल करना है। तो कोई नहीं समझ पाता कि इसके मन में चल क्या रहा है। फिर बहुत बार ये बर्ड्स दिखाई जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा बर्ड्स का जो है इसमें रेफरेंस के तौर पे यूज़ किया है कि ये जो लतिका है इसने अपने दिमाग में ही खुद को कैद करा हुआ है, जैसे कोई बर्ड किसी पिंजरे के अंदर कैद हो। ठीक है, एंड ये खुद ही उन बर्ड्स को जो है आज़ाद कर सकती है। तो ये खिड़की से देखती है बर्ड्स को कि वो कैसे आसमान में, खुले आसमान में उड़ रही है, पर उस आसमान में भी धुंध है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस स्टोरी के अंदर दिखाई गई है। फाइनली ये थोड़ा सा समझती है कि इस मूवमेंट से बाहर कैसे निकलना है, मतलब एक अनरिजॉल्व ग्रीफ है ना इसके अंदर, तो उससे इसे बाहर तो निकलना है, पर बहुत कोशिश करती है। बट 100% ऐसा नहीं दिखाते कि निकल चुकी है, बट हाँ ये दिखाते कि कोशिश कर रही है, चीज़ों को समझ रही है, एक्सेप्ट कर रही है कि किस तरीके से इंसान की लाइफ में जो है सफरिंग एंड अनसर्टेनिटी, ये तो भाई हर इंसान की लाइफ में होना तय है। अब आप इसकी वजह से कितना रोक सकते हो अपने आप को, ये ज़िंदगी जो इतनी खूबसूरत भी है इसे जीने से कितना रोकोगे। ये है इस स्टोरी के अंदर। आई होप आपको ये बर्ड्स स्टोरी अब क्लियर हो। नेक्स्ट स्टोरी पे बढ़ते हैं। इस्मत चुगताई जी की टाइनीज ग्रैनी। ठीक है, टीनीज ग्रैनी बोले या टाइनीज ग्रैनी बोले, ये इनकी पोती है। ठीक है, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है एंड बहुत सारी औरतों की ना कड़वी सच्चाई है। जो हमारी इस्मत चुगताई जी है ना, इनके आप इंटरव्यूज देखना, बहुत ही बोल्ड होते थे, बहुत ही बोल्ड इंटरव्यूज हैं इनके। तो जो ये ग्रैनी है इनका अपना कोई खुद की आइडेंटिटी नहीं है, मतलब इनके नाम नहीं पता पूरी स्टोरी में। तो कभी इन्हें देखो, इनके जो बाफ्तान की बेटी है इस नाम से जाना जाता था, बशीरा की बहू है इस नाम से जाना जाता था, बिस्मिल्लाह की माँ है इस नाम से जाना जाता है, और अब फाइनली ये टाइनी की ग्रैनी है इस नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखाती है कि इन्होंने अपनी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है ना वो ये खो चुकी है इस समाज में। ठीक है, एंड कंजर्वेटिव मुस्लिम नेबरहुड है इनका, खुद भी मुसलमान है ये। ठीक है, अब देखो इनके ये खुद भी किस तरह की जिंदगी जी रही है, मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल बेवकूफ है, नहीं, ये सारी चीजें समझती है, सब ऑब्जर्व करती है, बट इन्हें ये भी पता है कि इस सोसाइटी से इन्हें कुछ नहीं मिला है, थोड़ी गरीब भी है, तो छोटी छोटी ऐसी हरकतें कर देती है, जैसे मतलब चोरी चकारी करना, बहुत ही छोटी छोटी चीजें चुराना, किसी के यहाँ से धनिया चुरा लाई, किसी के यहाँ से दूध चुरा लाई, कहीं बुरके में रख के किसी का पिल्लो टॉवल ये सारी चीजें उठा के ले आई। तो ये छोटी छोटी चीजें चुराती है, इन्हें शायद इन्हीं में खुशी मिलती है, इन्हीं में लगता है कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ। ठीक है, ये इनके शायद सोच में है, दिमाग में है। ओके, एंड ये भी मतलब गॉसिपिंग वगैरह करना, बेगिंग करना, इन जो टिपिकल, जो आप किसी एक ऐसी लेडी को इमेजिन कर लीजिए जो बड़ी ही अजीबोगरीब जिंदगी जीती है, उन्हें देख के हमें तो ये लगेगा कौन है, क्या है, लेकिन उस इंसान की अपनी कोई जिंदगी ना होने का कारण ना बहुत बड़ा ये हमारी सोसाइटी है, कि भाई हमने इन आदमियों को तो बहुत ज़्यादा फ्रीडम दी, बहुत ज़्यादा इज्जत दी, लेकिन औरतों को हमने कहीं का नहीं छोड़ा। मानती हूँ कि कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो अपने हिसाब से लाइफ को इस तरह का बना लेते हैं, लेकिन कई बार सोसाइटी का भी बहुत बड़ा रोल होता है उस तरह का बनाने में उस इंसान को। ठीक है, अब इनकी जो ये पोती होती है इनसे बड़ा प्यार करती है जो ये ग्रैनी होती है, और इसके साथ थोड़ी स्ट्रिक्ट भी रहती है कि भाई तो अपना ध्यान रख, ठीक है, अभी तेरा टीनेज चल रहा है तो तुम ज़्यादा इधर उधर लफड़ों में मत पड़ो, तुम्हें पता है ये सोसाइटी जो है बहुत ही बात बनाती है, और ऑलरेडी तुम्हें देख के काफ़ी बात बनाने लगी है। तो इसका जो ये टाइनी होती है, ये तो अपना जो नया नया इसका टीनेज होती है उस पे जो है सारी चीज़ें एक्सप्लोर इसे करनी होती है। ठीक है, प्रोमिस्क्यूअस बिहेवियर इसका हो जाता है थोड़ा सा, मतलब कि भाई नई नई इसको दोस्तियां करनी है, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। ओके, बट इस तरह का बिहेवियर सोसाइटी को कहाँ हजम होता है, वो तो इसके बारे में नेगेटिव बातें करेंगे कि भाई ये तो बिगड़ैल लड़की है। ठीक है, अब इसको जो है एक वहाँ पे आदमी होता है वो भी इसको कई बार मोलेस्ट करता है,
तो ये सोसाइटी सब जानती है कि इस बच्ची के साथ क्या गलत हो रहा है, ठीक है। उस टाइम पे कुछ आवाज नहीं उठाते, सब चुप रहते हैं कि हाँ होने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये भाग जाती है अपने घर से तो इसकी जान के पीछे पड़ जाते हैं कि हाय कितनी नालायक लड़की थी, कितनी कैरेक्टरलेस लड़की थी, देखो भाग गई ऐसे, ठीक है। अब ये देखो कितनी गंदी बातें करते हैं, अब बेस्ट ऑफ द होल मोहल्ला इस तरह की बातें करते हैं ये टाइनी के बारे में, जो अभी टीनेजर है, बच्ची है, ज्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है। तो जो आसपास का सोसाइटी का माहौल दिखाया गया है इस स्टोरी में कि किस तरह का हमारा ये समाज है, मतलब खोखला समाज है एकदम। ओके। तो अब जब ये बच्ची भाग जाती है, ठीक है, इसको ये सारी चीजें ना ऑब्जर्व करती है अपनी नजरों से कि किस तरह की ये घटिया सोसाइटी है जिसमें हम रह रहे हैं, लड़कियों को जीने ही नहीं देती बिल्कुल भी, ठीक है। अब भागने के बाद जो हमारी ये ग्रैनी होती है, इस ग्रैनी को बड़ा दुख होता है कि एक ही तो मेरी पोती थी जो मेरे लिए फाइनली बची थी, जिसके सहारे में ये जिंदगी काट रही थी, अब वो भी नहीं होगी तो फिर अब मेरा क्या होगा। तो बड़ा इसे दुख हो जाता है, उस चीज का गिल्ट होता है ना। बहुत दुख में जीती है ये। एंड फाइनली ऐसे उसके अपनी पोती के जाने के बाद ये भी कहीं ना कहीं एकदम जैसे कहते हैं ना अपने अंतिम टाइम पे पहुंच जाती है कि हाँ अब जीने की कोई वजह सी नहीं रही इसकी लाइफ में। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता हम बीइंग अ सेल्फ, है ना, खुद किसी और के जीने की वजह बन रहे होते हैं। स्पेशली जो हमारे घर में हमारे बूढ़े होते हैं वो हमें देख के जीवित रहते हैं। तो यही चीज टाइनी के साथ भी थी, उसे नहीं पता था कि उसकी जो दादी है वो उसके सहारे ही जीवित है एक्चुअली में। तो टाइनी के जाने के बाद दादी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है एंड फिर वो भी मर जाती है बेचारी। ओके। तो ये सारी चीजें सोसाइटी में दिखाई है कि भाई वुमेन की भी आइडेंटिटी होनी चाहिए, उन्हें भी एजेंसी मिलनी चाहिए। कंजर्वेटिव जेंडर रोल्स को क्रिटिसाइज किया है हमारी इसमत चुगताई जी ने। ओके। तो ये हमारी एक और स्टोरी हो गई। चलिए नेक्स्ट स्टोरी पे बढ़ते हैं, तड़पा पे। अब आप सोचेंगे ये कैसा नाम है तड़पा। भाई ये जो स्टोरी है ना तड़पा नाम की, इसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसी का नाम है ये तड़पा। प्रोटैगनिस्ट जो है हमारा उसका नाम ही है तड़पा। ये जो है उड़ीसा के ट्राइबल एरिया से आता है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी जो होती है ना वहां से बिलोंग करता है। अब ये तड़पा का नाम कैसे पड़ा है भाई, आप लोगों ने सुना होगा पहले के टाइम पे जो ये ट्रेडिशन होते थे ना, लोग नाम कैसे रखते थे। कहीं कोई बर्तन फेंकेगा तो उसमें से जो आवाज आएगी पहली उसके बेसिस पे नाम रख दिया। कहीं इस तरह का ट्रेडिशन देखने को मिलता है। फिर कहीं कोई चावल गिराएगा, अब वो चावल किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में किस तरीके से पॉइंट आउट होएगा तो उस टाइम पे जो नाम बोला जाएगा वो रख दिया जाएगा बच्चे का नाम। तो ऐसे ही हमारा ये जो प्रोटैगनिस्ट है तड़पा, इसका नाम भी रख दिया जाता है। अब ये अपने उसी जंगल में पैदा हुआ है, अपने कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है। अपना जो इसका लाइफस्टाइल है इसे बहुत पसंद है, ये बहुत ही प्राउड है, इसे नहीं चाहिए कि ज़्यादा चेंजेस आए, ठीक है। भाई हर किसी को तुम्हारी जो ये सो कॉल्ड डेवलपमेंट है ना वो नहीं चाहिए होती, क्योंकि डेवलपमेंट अपने साथ बहुत सारे दुख लेकर आती है, ठीक है। बट ये लोग खुश है, अपने रिचुअल से खुश है, अपने ट्रेडिशन से खुश है, ये किसी को चोट नहीं पहुंचा रहे, अपने नेचर से प्यार करते हैं, नेचर के लिए जी रहे हैं। ओके। तो इनके भी काफी सारे फेस्टिवल्स होते हैं, सॉन्ग्स, डांस, कम्युनल बॉन्ड्स। तो अपने आप में ये सारे जो है सेल्फ सफिशिएंट है, इन्हें किसी की जरूरत नहीं है। ये चीज हमें दिखाई जाती है कि भाई ये जो तड़पा की जो दुनिया है ये सिंपल है, स्पिरिचुअली बहुत रिच है। भाई ये मेंटली स्पिरिचुअली शायद हम लोगों से ना, जो हम ये सो कॉल्ड डेवलप्ड सोसाइटी में जी रहे हैं, हम लोगों से काफी ज्यादा स्ट्रांग भी हो सकते हैं, वी नेवर नो। मेंटली इन्हें शायद इतनी ज्यादा टेंशन ना हो जितनी जितनी हमें होती है, करियर की टेंशन, सोसाइटी की टेंशन, बहुत टेंशन होती है लाइफ में, है ना। बट ये लोग खुश है अपनी लाइफ में। अब इनके इस फॉरेस्ट में काफी सारे आउटसाइडर्स आते हैं, जैसे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स, है ना। तो ये डेवलपमेंट एजेंट बन के आते हैं तड़पा के इस लैंड में। एंड कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि अब हम डेवलपमेंट करेंगे, आप लोगों के लिए सो कॉल्ड प्रोग्रेस लेकर आएंगे, तो हम अपना आप लोगों के लिए रोड बना के देंगे, है ना, काफी सारी चीजें बना के देंगे जो आप लोगों के लिए फायदेमंद होगी। और ये कहीं ना कहीं बहुत इनडायरेक्ट वे में ना कल्चरल इंपीरियलिज्म करना चाहते हैं। देखो मैंने आपको बताया था ना एक वर्ड होता है इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है जब आप बहुत धीरे धीरे दूसरे की टेरिटरी को अपनी टेरिटरी बनाने लग जाते हैं। तो जो ये
ब्रिटिशर्स थे ना, ये इंपीरियलिस्ट थे। ये हमारी टेरिटरी में घुस के हमारी टेरिटरी को अपनी बना ले, है ना। वो तो हमने बनाने नहीं दिया, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत मेहनत करके इन्हें देश से बाहर खदेड़ दिया, जो कि जिस चीज़ की ज़रूरत थी। लेकिन आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया हो गया या फिर अमेरिका हो गया, इसमें बहुत सारे ब्रिटिशर्स अभी भी रह रहे हैं। उनकी आइडेंटिटी, अब वो अपने आप को ब्रिटिशर्स नहीं बोलते, अमेरिका या ऑस्ट्रेलियन बोल देंगे, कैनेडियन बोल देंगे, ठीक है। लेकिन उन्होंने वो लैंड कहीं ना कहीं कैप्चर कर लिया, और जो वहाँ के नेटिव लोग थे ना, उन लोगों की आइडेंटिटी मार दी, उन लोगों का कल्चर मार दिया काफी हद तक। उन लोगों का कल्चर बहुत ज्यादा इतना सेलिब्रेट नहीं होता आज के टाइम पे। कुछ एक आधी किताबें लिखी जाती होंगी, लेकिन बहुत हद तक उनका कल्चर जो है जीवित नहीं है। इन्होंने अपना कल्चर ही प्रोपेगेट कर दिया हर जगह कि हम ही बेस्ट। इसी को तो यूरोसेंट्रिसिज्म बोलते हैं। यूरोसेंट्रिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आप लोगों के लिए, इंग्लिश लिटरेचर के बच्चे हो तो अगर आप, ठीक है। तो अब आई होप कल्चरल इंपीरियलिज्म आपको समझ में आ गया हो कि भाई धीरे धीरे अपना कल्चर दूसरे के कल्चर के ऊपर थोप दो, ताकि उनका कल्चर जो है मर जाए और हमारा कल्चर और ज्यादा बढ़े, ठीक है। तो एक तरह से ट्राइबल ऑटोनॉमी जो है वो कम कर दी, ट्रेडिशन इनका कम कर दिया। बट जो हमारे तड़पा है ना, इसको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है अपना, जितने भी इनके ट्रेडिशंस है, रिचुअल्स है उसमें। और इनको इनको पता है कि भाई हम कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहे एनवायरनमेंट को। ओके, एंड ये तड़पा जो है इन लोगों का एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर भी ना ऑब्जर्व करता है। ये लोग बाहर से आके हमारे लैंड को हमसे छीन लेंगे, और हमें कहीं कुछ रहने का छोड़ेंगे नहीं। तो इंडिविजुअल ग्रीड को महसूस कर सकता है जो तड़पा है ये, ठीक है। बहुत छोटी सी बात है, बट ये ना इनसे लड़ता नहीं है स्ट्रेट अवे जाके कि भाई तुम इतना, तुम्हारे नेगेटिव जो है इंटेंशंस है तो मैं तुमसे लड़ूंगा, नहीं। ये अपनी सिंप्लिसिटी दिखा के इन लोगों का दिल जीत लेता है, ठीक है। इसके ये एक तरीके से बहुत इनडायरेक्ट वे में ये शो करता है कि तुम हमें जो देना चाह रहे हो ना, मतलब तुम क्या दे दोगे हमें, डेवलपमेंट दोगे, सड़कें बना के दोगे, या फिर पैसे दोगे, उन सब की ज़रूरत है ही नहीं। हमें हमारी लाइफ ऑलरेडी पूरी तरीके से फुलफिल्ड है। तुम लोगों का यहाँ आना ही हमारे लिए नेगेटिव चीज़ है बस, और कुछ नहीं चाहिए। और ये बहुत सटल तरीके से इन लोगों को एहसास कराई जाती है। ऐसा नहीं कि मतलब इन लोगों के ऊपर फोर्सफुली या भाषण देके, नहीं, बहुत सटल तरीके से ये जो तड़पा है इसका कैरेक्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से ये इन लोगों को फील करवा देता है, ना ही तुम्हारे पैसे चाहिए, ना ही तुम्हारी डेवलपमेंट चाहिए। हम अपने आप में पूरे हैं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है भाई। हमारी अपनी एक सोशल हार्मनी है हमारे चीज़ों में। ओके, तो हमें आप लोगों का कोई भी इंटरफेरेंस चाहिए ही नहीं। नो कैपिटलिस्ट एनक्रोचमेंट नीडेड इन आवर प्लेस। ओके, so our next story is The Empty Chess. The story was written by Indra Goswami, जिनका पेन नेम है मामोनी रायसोम गोस्वामी, ठीक है। तो देखो ये स्टोरी कहाँ पे सेट है, असम में सेट है, कामाख्या श्राइन के पास में। एंड यहाँ पे जो एक शमशान घाट है, ठीक है, क्रिमेशन ग्राउंड है, उसके पास तोरा दाई दोई नाम की एक औरत रहती है, जो विधवा है, एंड उसके दो बच्चे हैं, ठीक है, गरीब है काफी। तो बाकी सारे लोग है ना बड़ी ताका झाकी करते रहते हैं इसके घर में कि ये क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। एंड इसके घर में एक जो है ना वुडन चेस्ट है। ये एक तरीके से आप इसको वो बॉक्स समझ सकते हो जिसके अंदर हम दफनाते हैं लोगों को। इस तरह का ये वुडन चेस्ट है, ठीक है। एंड ये भी खून से सना हुआ है। तो एक सुबह इसे मिलता है ऐसी शमशान घाट के पास रखा हुआ, तो ये उठा के अपने घर के लिए अंदर ले आती है। एक एम्प्टी कॉफिन है एक तरह से। अब ये ले आती है तो लोग देखते हैं ये क्या वो लेकर आई है, क्या रखा है इसके अंदर, ऐसा इसमें ये क्या करती है इसके साथ, ऐसे सब कुछ ये सोचने लग जाते हैं लोग। उनको तो चुल मचती रहती है ना कि भाई हमें जानना है ये औरत जो है जिसके बच्चे भी छोटे छोटे हैं 9-10 साल के, ये क्यों लेकर आई है, इसे क्यों रखना चाहती है इसको अपने पास। तो इसे अकेला नहीं छोड़ते बिल्कुल, कुछ ना कुछ इसके बारे में कुछ ना कुछ बातें करते ही रहेंगे, हमेशा इसके ऊपर नजर बना के ही रखते हैं, ठीक है। अब इसका एक पास्ट की स्टोरी है। इसका जो पति था वो तो मर गया, लेकिन उससे काफी टाइम पहले भी ये एक आदमी से प्यार करती थी। सारो बोपा नाम था उसका, जो कि जमींदार का बेटा था, ठीक है। तो वो इसे अच्छा ट्रीट करता था, नॉर्मल ट्रीट करता था, लेकिन ये उनके घर में काम करती थी, मतलब बहुत सेवा करती थी उन लोगों की।
तो इसे ये लगता था तोरा दोई को कि ये जो सारू बोपा है ना, ये बहुत सच्चा प्यार करता है मेरे से, एंड हम दोनों ट्रू लवर्स हैं, हम दोनों को एक साथ ही हमेशा रहना चाहिए। अब ये सारू बोपा की ना जल्दी ही मौत हो जाती है, तो ये बड़ी उसके मौत के बाद उदास हो जाती है, ये सोच सोच के कि हाय वो तो मुझसे कितना ज्यादा सच्चा प्यार करता था। तो ऐसा सब सोचती है, एंड ये जो ये वुडन चेस्ट बॉक्स लेकर आई है ना, एम्प्टी कॉफिन, इसमें ये इमेजिन करती है कि सारू बोपा इसके साथ है, एंड ये उस कॉफिन में लेट जाती है, एंड अपने आप को सजा धजा के अच्छे से फूलों से कॉफिन के ऊपर भी पूरे फूल वगैरह बिछा देगी। तो अपने दिमाग में ही ये स्टोरीज बुनने लग जाती है कि हाँ मैं अभी भी सारूबुप्पा के साथ हूँ। ठीक है, एक तरह से ऐसा लिंक सा बना लेती है अपने दिमाग में ही उसके साथ। जो इसका ये अनरिक्वेटेड लव था ना, मतलब जो इनकम्प्लीटेड लव था, जो सारूबुप्पा ने इसे प्रोमिस किए थे शादी के कि हाँ हम साथ रहेंगे, वो सारे फेक थे, कुछ भी सच नहीं था। तो नेबरहुड में ये सारी बातें पता होती है कि ये इसके दिमाग में क्या क्या अजीबोगरीब ख्याल चलते रहते हैं। ठीक है, तो मतलब इसके जो इनर फीलिंग्स है वो कोई समझ नहीं पाता है सच, कि भाई इसके अंदर क्या इमोशंस है, ये क्या चाहती है, ये क्या सोचती है। बट लोगों को इसके बारे में गॉसिप करना अच्छा लगता है। ठीक है, अकेला नहीं छोड़ते इसे, बिल्कुल भी गॉसिपिंग से अकेला नहीं छोड़ते। तो ऐसे ही एक बार जहाँ पे ये रहती है असम में, वहाँ पे पुलिस वाले आते हैं, इसका भाई भी पुलिस में होता है। ठीक है, अब वो अपनी बहन को इस हालत में देख के उसे बड़ा दुख लगता है। वो भी देखता है कि इसने अपने घर में ये एम्प्टी चेस्ट रखा हुआ है, जिसकी बातें उसने कई बार लोगों से इधर उधर से कई बार सुनी है। लेकिन ये सारू बोपा का सच बहुत अच्छे से जानता है। जो इसका भाई है ये सारू बोपा का सच अच्छे से जानता है कि ये कभी भी इसकी बहन से शादी नहीं करने वाला था, क्योंकि ये तो जमींदार का बेटा है, और यहाँ पे तो कास्ट सिस्टम भी है, पॉवर्टी भी है। ठीक है, ये औरत तो उनके घर में काम करने वाली थी, तो ये तो कभी भी शादी नहीं करता, ये तो बस झूठे सपने उसे दिखाए है इसकी बहन को। बट वो सपने इसके दिमाग में घर कर गए, बहुत लॉन्ग टाइम तक इसके अंदर रहे, ये छोड़ ही नहीं पाई, मूव ऑन ही नहीं कर पाई, इस चीज को, रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई कि ये आदमी फ्रॉड भी हो सकता है, धोखा भी दे सकता है। जो इसका भाई है ये बताता है कि देखो, ये जब इसका एक्सीडेंट हुआ ना सारोबोपा का, तब भी ये शादी का कार्ड, ये दूसरी औरत से खुशी खुशी शादी करने वाला था, उसकी देखो शादी का कार्ड मेरे पास अभी तक भी है। तो वो शादी का कार्ड तोरा दोई को दिखाता है अपनी जेब से निकाल के, कि जिस इंसान से तुम इतना मनी मन प्यार करती हो, वो एक नंबर का बेकार इंसान था, वो तो किसी और औरत के पीछे भाग रहा था, तुम्हें तो उसने झूठे वादे दिए थे, झूठे सपने दिखाए थे। अब तोरा दाई दोई का ना दिल टूट जाता है, मतलब उसके दिमाग में जो अभी तक फेक खुशियां थी ना वो खत्म हो जाती है फाइनली। बट हाँ, अब वो ये भी समझ जाती है कि ये सब था तो फेक ही, अब मूव ऑन तो करना पड़ेगा, ये जो सिचुएशन है इसे एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा भाई। तो वो जो चेस्ट होता है ना, एम्प्टी चेस्ट, उसे वो जला देती है, एक तरीके से अपनी जिंदगी से उसकी सारी यादें मिटाने का ये उसका सिंबॉलिक तरीका होता है। ठीक है, तो उसको जला देती है, हमेशा हमेशा के लिए उसकी यादें अपने आप से मिटा देती है कि अब मैं इसे कभी भी याद नहीं करूंगी। तो एक ये पेनफुल मेच्योरिटी दिखाता है कि भाई प्यार से, ग्रीफ से, जो सोसाइटी ने उसे एक तरह से धोखा सा दिया है ना, उससे वो उभरती है। ठीक है, एक सोसाइटी की हार्श रियलिटी को समझते हैं कि भाई यहाँ पे प्यार करने के लिए आपको फाइनेंशियली इक्वल होना पड़ेगा, प्यार करने के लिए आपको कास्ट वाइज इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें बहुत अच्छे से सटल तरीके से दिखाई जाती है। फिर फाइनली ये अपने बच्चों की जो है केयर करती है, उनके लिए खड़ी होती है, एंड खुद की डिग्निटी के लिए खड़ी होती है, कि एक तरीके से जो इंसान कहता है ना कि खुद को खो के खुद संभलना, वो चीज हो जाती है इसके साथ, संभल जाती है एंड में। सो ये स्टोरी जो है एक तरीके से पॉजिटिव नोट पे एंड होती है। ओके, अब नेक्स्ट स्टोरी पे बढ़ते हैं, हमारी वेरी लोनली शी। नाम से ही पता चल रहा है कि भाई कोई तो औरत है जो बहुत अकेली है। अब ये कौन औरत है, देखो हमारी ये जो प्रोटैगनिस्ट है इसमें पूरन मौसी है। ओके, पूरन मौसी कौन है, एक बहुत ही ज्यादा एजड औरत है। ठीक है, अभी इसके पास कोई नहीं रहता, ये बिल्कुल अकेली रहती है, फैमिली सब इनके अलग अलग रहने लग गए, बच्चे अलग हो गए, रिश्तेदार सब अलग हो गए, अब ये बिल्कुल अकेली है। और इसके पास ना कोई ऐसे एंटरटेनमेंट का कोई सोर्स भी नहीं है, टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन कुछ भी नहीं है कि जहाँ से अपना मन बहला ले। तो इसके दिमाग में भी यही सारे बस खुद को लेके सवाल उठते रहते हैं, इस दुनिया को लेके बहुत नाराज है कि भाई ये दुनिया जो है
औरतों से जितना काम निकलवा सकती है निकलवा लेती है, लेकिन जब उनका मतलब उनसे काम खत्म तो उनको लात मार के भगा देती है कि अब तुम अपना खुद देखो, अब हम तुम्हारे लिए खड़े नहीं हो सकते, अब हमें हमारा और तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। तो ऐसे ही ये एक मनोहर, इसका क्या बोलेंगे, मतलब बहन का बेटा होता है, ठीक है, नेफ्यू होता है, तो वो मिलने आता है इसे। आगरा में सेट है ये स्टोरी, आगरा में सेट है, ठीक है। तो मिलने आता है मनोहर, काफी टाइम हो जाता है कि अपनी पूरन मौसी से मिल के आता हूँ, इतने टाइम हो गया, कैसी है देख के आता हूँ ऐसे सोच के, ठीक है। बट यहाँ आके तो इसे पता चलता है कि ये तो बिल्कुल अकेली है, इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होके रह रही है। पर हाँ, जब ये आता है मनोहर तो इसे देख के बहुत खुश हो जाती है कि चलो इतने बरसों के बाद कोई मेरे से मिलने तो आया। ये जो मेरे पड़ोस के लोग हैं, अब ये नहीं सोचेंगे कि पूरन मौसी अकेली है इस पूरी दुनिया में। तो इसे बड़ा अच्छा लगता है, ये सिर्फ ये सोचने भर से ही कि भाई जो मेरा ये अकेलापन है ना, इसके शायद 5-10 मिनट यहाँ रुक जाने भर से भी कितना खत्म हो जाता है। सोचो अगर इसका पूरा परिवार इसके साथ रह रहा होता तो इसे और कितनी तसल्ली होती, कितनी सेटिस्फेक्शन होती लाइफ में। लेकिन कभी कभी किसी इंसान के लिए आप कितना भी कर लो, हार्श रियलिटी ये होती है कि अगर उसे जाना होता है तो वो जाके रहता है, आप उसे नहीं रोक सकते, ठीक है। ये पूरन मौसी को बहुत लेट समझ में आता है कि भाई ये जो अर्बनाइजेशन है ना, इसने काफी सारी फैमिलीज के बॉन्ड्स को तोड़ दिया, ठीक है। जनरेशनल गैप आ गया। अब ये मोतीलाल जोटवानी जी ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझा था, लेकिन अगर शायद से ये एजुकेटेड होती है ना, तो अपना मन खुद लगाने के लिए और भी कई सारे अच्छे और इंटरेस्टिंग तरीके ढूंढ सकती थी। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। बट इस स्टोरी में क्या दिखाया है कि भाई पूरन मौसी बिल्कुल अकेली है, एंड ये मनोहर उनसे मिलने के लिए आया है। मनोहर उनसे देखता है, उनकी स्थिति जो है बहुत ही ऐसे सैड वाली हो रखी है, एकदम डिप्रेसिंग मूड में है वो तो, एंड इमोशनली काफी नेग्लेक्ट की जा चुकी है, सिचुएशन से काफी टूट चुकी है उनकी कमर, ठीक है। अब वो पूछती है कि भाई विमला जो उनकी बहन है उसका परिवार कैसा है, उसकी बच्चियां कैसी है। तो मनोहर को एकदम से याद आता है कि अरे इन्हें तो किसी ने बताया नहीं कि जो इनकी बहन है विमला, उसका तो हस्बैंड जो है मर चुका है, वो तो रहा नहीं इस दुनिया में। तो पूरन मौसी को फिर बड़ा बुरा लगता है कि भाई तुमने इतनी सी भी बात मुझे बतानी जरूरी नहीं समझी, ये बात इतनी सी नहीं थी, बहुत बड़ी थी इनके लिए। पर ये सोच रही थी कि मैं तुम लोगों के लिए इतना भी अब मायने नहीं रखती क्या, मुझे तुम अपने परिवार का इतना भी हिस्सा नहीं समझते, मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकती अब, मतलब जो रिश्ते होते हैं खोखले होते हैं, वो बहुत लॉन्ग टाइम के बाद उनकी हकीकत समझ में आती है, ठीक है। जब जिन लोगों को आपसे जवानी में काम निकलता है वो निकलवा लेंगे, फिर बाद में जाके जो है उनकी सच्चाई पता चलेगी कि तुम्हारी कितनी वैल्यू थी और है, और आगे कितनी वैल्यू होगी। तो रियलिटी फिर स्टक करती है, जो हम अपने ये उस टाइम पे बड़े घमंड के साथ जीते ना, मेरा परिवार मेरे रिश्तेदार, ये सब तहस नहस हो जाता है एक टाइम के बाद। इस स्टोरी में इस तरीके से दिखाया गया है। ओके, तो इसकी सेंट्रल थीम्स है इमोशनल पावर ऑफ वर्ड्स, कि भाई शब्दों की कितनी बड़ी अहमियत होती है। ओके, एंड जो पेन है ना, वो किस तरीके से ओवरलुक कर दिया जाता है रिलेशनशिप्स के अंदर, कि मतलब दूसरे का पेन दिखाई देते हुए भी हम इग्नोर कर देते हैं कि हाँ भाई ये तो रियलिटी है, ये तो हार्श रियलिटी है, सबके साथ होता है, इसमें क्या बड़ी बात है, आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, सबको ऐसे ही रहना होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो इस तरीके से जो वो सो कॉल्ड फैमिली मेंबर्स होते हैं जिन्हें एक दूसरे के सुख दुख में खड़ा होना चाहिए, वही ये सारी चीजें सामने होते हुए देख के भी इग्नोर करके चल देते हैं। जैसे ये मनोहर जो है सारी चीज देखता है, बुरा लगता है इसे पूरन मौसी के लिए, बट भाई फिर शाम की ट्रेन होती है तो इसे वापस भी जाना पड़ता है, तो फाइनली ये टाटा गुड बाय कह के चला जाता है। लेकिन ये इन सब चीजों का एहसास करके जा रहा होता है कि हाँ लाइफ जो है एक तरीके से ऐसी ही चलेगी और ऐसी ही चलती है सबके लिए, और उसके लिए भी शायद ये टाइम कभी ना कभी आ सकता है। तो भाई फैमिली में कम्युनिकेशन, अवेयरनेस, केयर, इन सब चीज़ों की क्या इम्पोर्टेंस होती है ये बताया गया है। एंड जिन लोगों को मिल जाते हैं वो नसीब वाले होते हैं, जिनको नहीं मिलता फिर उनका जीवन जो है पूरन मौसी की जी की तरह बीतता है। ओके, नेक्स्ट हमारी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें आप लोग शायद इतना डीपली ना खो। देखो इसका जो मेन हमारा प्रोटैगनिस्ट है अरुग्धा, ये लिखी है अफसर अहमद जी ने। एंड इसका जो आप टाइटल पढ़ के सोच रहे होगे ये क्या टाइटल है, हेडमास्टर प्रॉन चनाचूर, जितना वेग ये
टाइटल है उतनी ही वेग ये स्टोरी है। एक्चुअली वेग नहीं है, बहुत ही डीप मीनिंग है इसका। समझने की कोशिश करना कैसे। ये हेडमास्टर पॉन चनाचूर कुछ नहीं है, ये सिर्फ 3 शब्द है जो ये अरूपदा जो है ना अपने आप को पागल दिखाने के लिए बोलता रहता है। अब वो पागल दिखाने के लिए बोल रहा है या सच में पागल हो गया भगवान जाने। ठीक है भाई, तो होता ये है मिडिल एज्ड स्कूल टीचर एक, जो कि अभी समाज में जो इतनी ज़्यादा कुरीतियाँ चल रही है ना, कुरीतियाँ तो क्या मतलब आज की हार्श रियलिटी कि भाई इतने सारे क्राइम्स हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप्स हो जाते हैं, है ना। तो और कहीं भी कुछ लूट मार हो जाएगी, चोरी चकारी हो जाएगी, दंगे हो जाएंगे, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। फिर अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, कहीं कोई इंसान सच्चा बचा नहीं है, सब करप्टेड सोल्स बचे हैं। तो ऐसे हालात में आप अपनी सैनिटी कैसे मैनेज करोगे। सैनिटी मतलब होता है अपनी दिमाग को एक तरह से संतुलित कैसे रखोगे। ठीक है। अब ये अरूपदा सोच लेता है कि भाई इन सारी सिचुएशन से भागने का एक तरीका है, अपने आप को पागल घोषित कर दो, तो कोई तुमसे सवाल जवाब करेगा है नहीं। ठीक है, तो बंगाली हाउस होल्ड में दिखाते हैं मिडिल क्लास होती है ये फैमिली। इसकी बीवी है प्रमिता एंड छोटी सी बेटी है टिनी। ठीक है। तो ये जो प्रमिता और टिनी होती है, एक बार अरूपदा घर के अंदर होता है, जगा हुआ होता है, गेट के पास खड़ा होता है, एंड ये बाहर से आवाज लगा रहे होते हैं, बाहर खड़े गेट खोलो भाई। ये खोलता ही नहीं है गेट। ये आराम से अपने अंदर बड़बड़ाया जा रहा है, हेडमास्टर प्रॉन चनाचूर, हेडमास्टर प्रॉन चनाचूर। गेट नहीं खोल रहा है ये। और ये प्रमिता पहले तो सोचती है सो रहा होगा या नहा रहा होगा या कुछ ना कुछ कहीं बिजी होगा। फिर जब ये गेट खोल देता है अचानक से, फिर इसे एहसास होता है कि नहीं भाई ये इसका फिर से ड्रामा शुरू हो गया है। फिर ये झाड़ देती है इसे अच्छे से कि तुम्हारा ये पागलपन खत्म करो, तुम देखो समाज में क्या हो रहा है। तो वो सारी रियलिटीज बताने लग जाती है एक एक करके सब कुछ कि भाई कुछ दिन पहले हमारे पड़ोस में जो है किसी ने सुसाइड कर लिया है, और यहाँ पे ये हो गया वहाँ वो हो गया। तो सारी चीज़ों की एक तरह से ना हेडलाइंस बताने लग जाती है साथ ही। और ये रिप्लाई में क्या बोलता है, हेडमास्टर प्रॉन चनाचूर। ये इसका फेवरेट वर्ड्स हो जाते हैं जो ये रिपीट करता है। जब इसका दिमाग जो है एकदम ब्लैंक मोड में चला जाता है ना, तो ये चीज़ें रिपीट करते जाता है। अब काफ़ी सारे फनी इंसिडेंसेस भी होते हैं इसमें। जैसे एक बार एक पुलिस वाला आता है इनके घर, ये इंक्वायर करने के लिए कि भाई जो साइड में पुलिस वो सुसाइड केस हुआ है, ये गलती से इनका घर समझ लेता है कि इनके घर में सुसाइड केस हुआ है। तो हुआ होता है N7 में, इसे लगता है S7 में हुआ है। S7 हमारा ये अरुब्दा का घर है। तो अरूपदा के घर में आ जाता है ये पुलिस वाला कि भाई मुझे तुम्हारे घर की छानबीन करनी है, तुम्हारे घर में वो हुआ है, सुसाइड हुआ है। अब जो ये प्रमिता है ये तो बड़े उससे ध्यान से समझा रही होती है सीरियस होकर कि नहीं नहीं हमारे घर में कोई सुसाइड नहीं हुआ, आप लोग टेंशन मत लो, जाओ यहाँ से। लेकिन जो ये अरूपदा है इसका तो दिमाग ठनका हुआ है ना। तो ये बोलता है नहीं यही सुसाइड हुआ है, वो देखो मेरा कमरा है ना बेडरूम, उसी रूम में ही सुसाइड हुआ है और मैं ही लटक रहा हूँ सीलिंग से, अभी ध्यान से देखो। ऐसे बोलता है उससे पुलिस वाले से। अब वो पुलिस वाला समझ जाता है ये गौन केस है बिल्कुल ही। ठीक है। अब वो कुछ भी सीरियस पूछने की कोशिश करे तो सामने से क्या जवाब निकले इसका, आप लोग समझ गए होंगे, हेडमास्टर प्रॉन चनाचूर। अब ये बोल दे तो पुलिस वाले की हंसी छूट जाए कि भाई ये तो कुछ अलग ही इंसान है, दुनिया से अलग चलने वाला इंसान है। मतलब टेंशन लेना चाहता नहीं है ये, दुनिया टेंशन देना चाहती है, बट अरूपदा टेंशन नहीं लेना चाहता। अरूपदा थोड़ा चिल माइंड रहना चाहता है, पर दुनिया रहने देती कहाँ है। ठीक है। अब ऐसे ही एक और इंसिडेंस होता है, ये तो काफी फनी इंसिडेंस हो जाता है। अनन्या नाम का इसका एक दोस्त होता है। ये अनन्या आदमी है, ठीक है, लड़की नहीं है। तो इसका दोस्त होता है। अब इसे भी पता चलता है कि भाई जो इसका दोस्त है ना, इसे लगता है कि इसके दोस्त ने सुसाइड कर ली है। एंड वो जो सुसाइड केस हुआ होता है ना N7 में, ये अनन्या वहां पहुंच जाता है ये सोच के कि इसके दोस्त ने जो है सुसाइड कर लिया। किसी भी तरीके से तो इसको भी गलत फहमी ये करवा देता है अरूपदा। ठीक है। अब जैसे ही इसको पता चलता है कि ओहो मेरे दोस्त ने अरूपदा ने सुसाइड कर लिया, ये भागा भागा जाता है N7। वहां तो पहले ही मातम छाया होता है, सच में किसी ने सुसाइड करी होती है। अब जो वो जिस लड़के ने सुसाइड करी है उसके पेरेंट्स से गले मिलके ये अनन्या बेचारा रोने लग जाता है, हाय मेरा दोस्त अरूपदा चला गया इस दुनिया से। बड़ा दुख होता है इसे। अब ये अनन्या जो है ये देखता है बालकनी में। ठीक है, ये घर ज्यादा दूर नहीं है, आस पड़ोस में ही है, एक घर छोड़ के दूसरा घर इतने पास में ही है। ठीक है।
दूसरे ब्लॉक में ही है बेसिकली। तो बालकनी में ही खड़ा हुआ ये अरूपदा दिख जाता है न्यूज़पेपर पढ़ता हुआ इसे, अनन्या को। अभी अनन्या जाता है इसके घर के बाहर, गेट खटखटाता है। तो अरूपदा जैसे ही गेट खोलता है तो अनन्या पूछता है, तुम्हें तो मरा हुआ होना चाहिए था ना, तुम जिंदा कैसे हो? तुम जिंदा क्यों हो? मतलब मरे क्यों नहीं हो तुम? मैं तो तुम्हारे लिए रो रहा था वहां पे। तो फिर अरूपदा क्या जवाब देता है, सोचिए आप लोग। समझ गए होंगे। हेडमास्टर प्रॉन चनाचूर इसका फेवरेट आंसर है। दूसरी तरफ देखने लग जाता है, मुझे मरा हुआ साबित कर रहा है ये आदमी। हेडमास्टर प्रॉन चनाचूर से बढ़िया आंसर है ही नहीं इस दुनिया में। ठीक है, तो यही वर्ड है इसके रिप्लाई में। तो आप लोग अब शायद समझ रहे होंगे कि एक तरीके से ये है ना, जितने भी इसके फियर्स है, जितने भी ये सोसाइटी के ड्रामे हैं, उन सब ड्रामों का तोड़ इसने निकाल लिया इन 3 शब्दों में। हेडमास्टर प्रॉन चनाचूर। अब कहने को तो इनमें आप तोड़ मरोड़ के इसमें और डीप मीनिंग निकाल सकते हो कि भाई हेडमास्टर अथॉरिटी को दिखाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है, प्रॉन चनाचूर ये ऑर्डिनरी प्लेजर्स को दिखाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं। मेरा मानना है इस आदमी ने तोड़ निकाल लिया है, इस दुनिया को क्या जवाब देना है। कुछ जवाब ना सोचे तो हेडमास्टर प्रॉन चनाचूर। मत आने दो किसी को कुछ भी समझ में, आपकी समझाने की जिम्मेदारी है ही नहीं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो स्टोरी है ना, ये मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा डीप कमेंट करती है। ध्यान से सोच के देखना आप लोग। मिडिल क्लास के अंदर कितनी सारी एंजाइटीज होती है, एम्प्टीनेस होती है, डेली रूटीन में उसे क्या कुछ, मतलब क्या कुछ फेस करता है इंसान भाई। पर यहाँ पे कैरेक्टर अगर फीमेल होती ना तो और अच्छा लगता मुझे, क्योंकि फीमेल्स का थोड़ी और एक लेवल स्ट्रगल बढ़ जाती है। बट कोई बात नहीं, आदमियों की भी कम नहीं होती। तो आदमी के दिमाग से ये तोड़ निकला है भाई कि किस तरीके से इस दुनिया, ये जो अजीब दुनिया है, दुनिया भी बहुत अजीबोगरीब है, कुछ भी हो जाता है यहाँ पे, सब कुछ मीनिंगलेस है, सब कुछ एब्सर्ड है। तो हमारा भी उस दुनिया में वैसे बन जाने में कोई हर्ज नहीं है। हेडमास्टर प्रॉन चनाचूर, बेस्ट रिप्लाई। ओके, नेक्स्ट हम स्टोरी पे बढ़ते हैं। ये लास्ट स्टोरी है एंड ये स्टोरी थोड़ी सी सीरियस होने वाली है। तो इस स्टोरी का देखो टाइटल क्या है, द कॉम्प्रोमाइज। आपको समझ में आएगा किसके साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, कहाँ क्या कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। एक ये विजय दन डेठा, ठीक है, देठा जी ने लिखा है, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो ये दिखाते हैं स्टोरी, बेसिकली ये इनकी एक तरह से ऑटोबायोग्राफिकल फर्स्ट नरेशन है। ठीक है, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल लगा लो आप इनको, एक इंसिडेंस ही है। तो चरण स्टूडेंट्स हॉस्टल है एक, ऐसे काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के स्टूडेंट्स के हॉस्टल है। जैसे ये चरण स्टूडेंट्स हॉस्टल हो गया, ऐसे बिश्नोई स्टूडेंट हॉस्टल होगा, ऐसे कोई और स्टूडेंट हॉस्टल होंगे वहाँ पे राजस्थान में। तो एक ऐसे चरण स्टूडेंट हॉस्टल है। ठीक है, तो जो हमारा नरेटर है वो भी खुद चरण है। ठीक है, तो वो किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो हमारा सेंट्रल कैरेक्टर होने वाला है। सेंट्रल कैरेक्टर है हमारा आस्करण। नाम याद रख लेना, जितना अजीबोगरीब इसका नाम है उतना ही अजीबोगरीब इसका भी बिहेवियर है। ठीक है, अब ये दुनिया में बहुत ज़्यादा घुल मिल के नहीं रहता, थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप है एंड ज़्यादा किसी से ना बात करने में पसंद नहीं करता। बहुत ज़्यादा पिंपल्स है इसके चेहरे पे, थोड़ा छोटा सा चेहरा है, मतलब बहुत ही छोटा सा टिमिड सा शरीर है इसका। तो हॉस्टल के सब लड़के इसके बारे में बात करते रहते हैं कि कितना अजीब है करके ऐसे। ठीक है, और ये स्कूल में पढ़ रहा है, अभी स्टूडेंट्स हॉस्टल में रह रहा है। अब इसका एग्ज़ाम होता है एक, पर अच्छा स्कोर नहीं कर पाता उसमें ये। कोई इससे कुछ बोलता नहीं है, कोई कुछ पूछता नहीं है, इसकी फैमिली वालों ने इसे यहाँ हॉस्टल छोड़ा हुआ है। बट इसके अंदर जो है एक दिक्कत चल रही है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाई थोड़ी सी स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, पर इसे सब समझ में आता है। मतलब कई बार ऐसा होता है स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंदर एक और इंसान भी है जो प्रॉपर एग्जिस्ट करता है। जैसे आपने मूवीज में कई बार देखा होगा ना, अपरिचित टाइप इस तरह की मूवीज में। यहाँ पे आस्करन के दिमाग में सब कुछ इसके सामने है। ये जो है एक मिरर के सामने बात करता है खुद से। अब जब ये मिरर से बात करता है ना, तो ये दो पर्सनैलिटीज बन जाता है। ऐसा मानो कि एक तरफ एक बच्चा खड़ा है, दूसरी तरफ उसका बाप खड़ा है। ठीक है, तो जो मिरर जो रियलिटी में है, जो ये खुद रियलिटी में है ना, वो तो स्ट्रांग पर्सनैलिटी को दिखाता है, और जो मिरर के अंदर जो पर्सन है उसको टिमिड दिखाता है, बहुत ही कमजोर दिखाता है।
तो खुद से सवाल करता है, तुमने पढ़ाई क्यों नहीं करी, तुम्हारे अच्छे नंबर क्यों नहीं आए भाई, ये क्या बदतमीजी है तुम्हारी। तो जो शीशे के अंदर है वो बड़ी सहमी आवाज से बड़े आराम से पूछ बोलता है, अरे मेरे को पढ़ने का टाइम नहीं मिला था, मैं बीमार हो गया था। बोलता, अच्छा, पहले क्यों नहीं पढ़ाई करी, बीमार होने से पहले भी तो पढ़ सकते थे, लास्ट मोमेंट का इंतजार क्यों किया। तो फिर ये सहमी आवाज में जवाब देता है कि नहीं, पेपर ही बहुत डिफिकल्ट आया था। फिर ये गुस्सा हो जाता है कि अच्छा, बाकी बच्चों के लिए तो डिफिकल्ट था ही नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए डिफिकल्ट था। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन करता है, फिर खुद खुद ही खुद को जवाब देता है कि नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा और अच्छे से पढ़ूंगा, प्लीज तुम डांटो नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करो। फिर बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। इस तरीके से ये खुद से ही खुद को बनाता है कि भाई हाँ, इस तरीके से जो है काम करना है। अब इसके दिमाग में ये जो इमेजेस है ना, ये बहुत हावी होने लग गई है धीरे धीरे। मतलब ये खुद को मोटिवेट करने तक तो ठीक है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं कॉन्शियसली पता भी है ये क्या हो रहा है इसके साथ। बट कभी कभी इसकी ये जो इमेजिनेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब ये शीशे में खुद को देखता है तो कभी इसे ऐसे नजर आता है कि इसके जो सर पे है ना सींग निकल आए। कभी इसे लगता है कि गधे के जैसे इसके बड़े बड़े कान हो गए, है ना, बकरी जैसे इसके सींग हो गए। तो इस तरीके से खुद को विजुअलाइज करता है कि ये विजुअलाइजेशंस में ना एक तरह से सिंबल्स है। ठीक है, ये दिखाते हैं कि अगर आपको अपने आप में इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है ना, तो आप एक नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, आपके जो मॉरल्स है वो गिर रहे हैं। ऐसे हमारे पुराने उसमें रीति रिवाजों में बात किया करते थे ना। तो इस स्टोरी में भी यही चीज दिखाते हैं, एक तरह से सुपर नेचुरल फोक टेल एलिमेंट्स डाल दिए कि अगर आपके शरीर पे इस तरह की चीजें दिख रही है, कभी आपकी नाक बड़ी हो रही है, कभी कान आपके गधे जैसे हो रहे हैं, कभी आपके सर पे सींग आ रहे हैं, तो ये सारी विजुअलाइजेशंस जो आस्कर है वो अपने आप को शीशे में देख के कर रहा है। तो कभी वो बहुत घबरा जा रहा है अपने आप को देख के कि अरे ये मुझे क्या हो रहा है ना। और कभी तो इतना ज्यादा इसे गुस्सा आ जाता है, मतलब खुद वो शीशे में बात कर करके खुद को ही बहुत ज्यादा मारने लग जाता है ये। मतलब बहुत ही बुरी तरीके से इतना मारता है कि जो वो उसके पिंपल्स होते हैं ना, उसमें से भी खून निकलने लग जाता है, पूरा चेहरा इसका लाल हो जाता है, इतनी बुरी तरीके से मारता है। फिर खुद ही सवाल करता है, तुमने मुझे इतना ज्यादा मारा क्यों। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाते क्या है कि भाई इसके दिमाग में अजीब सा टर्मोइल चल रहा है, इनर टर्मोइल है बहुत ज्यादा। तो ये अब फाइनली सोच लेता है कि भाई इस चीज को खत्म तो करना है, पर कैसे किया जाए। तो वही डायलॉग फॉर्म में ही खत्म कर सकते हैं। दिक्कत है ये शीशा, ये भी समझ जाता है कि शीशे में दिक्कत है, ना रहेगा शीशा, ना रहेगी ये पिटाई, खुद के हाथों से खुद की पिटाई नहीं होगी। ठीक है, अब ये कॉम्प्रोमाइज करवाता है खुद के कैरेक्टर से खुद को कि भाई देखो, मैं ना अच्छे मार्क्स लाऊंगा, मैं खूब मेहनत करूंगा, पर मेरी एक शर्त है कि ये शीशा तोड़ना पड़ेगा, ये शीशा टूट जाएगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा, तुम चिंता मत करो, एकदम बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत करूंगा। तो जो एक कैरेक्टर है दूसरे कैरेक्टर को कह रहा है, कन्विंस कर लेता है, खुद में खुद को कन्विंस कर लेता है कि हाँ ये शीशा टूटना चाहिए। तो टूट जाता है शीशा, तोड़ देता है उसे, एकदम स्मैश कर देता है शीशे को, और यही इनका डायलॉग भी खत्म हो जाता है। तो एक तरह से बहुत इनडायरेक्टली दिखाते हैं कि इसके अंदर की जो कॉन्शियस होती है ना, कॉन्शियस मतलब समझ लो एक आत्मा होती है ना, वो मर जाती है वहां पे। अब ये फ्री है, सारे एथिकल जितने भी इसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस थे ना, उनसे कहीं ना कहीं फ्री हो गया है, मेहनत करता है ये। अब ये बिल्कुल जैसी सोसाइटी चाहती है ना इसे बनना, ये वैसा बनता है। जैसा सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स डबल फेस्ड रहते हैं, ये बिल्कुल वैसा बनता है। मतलब मेहनत भी करता है, लेकिन साथ के साथ वो हर गलत काम भी करता है जो सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड है। अब ये पुलिस ऑफिसर बन चुका है, लोगों के लिए सो कॉल्ड नॉर्मल कहला के, लोगों के लिए नॉर्मल बन चुका है, पुलिस ऑफिसर बन चुका है। लेकिन अब इसका जो खुद से सवाल जवाब करने का हिसाब किताब था ना, वो बंद हो चुका है। अब इसे किसी को सवाल नहीं करना, किसी को जवाब नहीं देना, किसी के हाथों से इसे थप्पड़ नहीं खाने। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल फ्री है एक तरीके से। तो ये सोसाइटी में दिखाते हैं, ये जो कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन कर लेते हैं ना हम, ये कहीं ना कहीं इंसान खुद के कॉन्शियस को मार देता है कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में। ठीक है, अपने ही मॉरल्स को गिरा लेता है, और ये हिपोक्रेसी दिखाती है सोसाइटी की कि तुम ऐसे इंसान को ज्यादा वैल्यू करते हो जो इमोरल है, जो हिपोक्रेट है, जो करप्ट है। उसको सोसाइटी हर तरीके से पूजेगी, उसे सोसाइटी हर तरीके से सो कॉल्ड नॉर्मल बोलेगी।
लेकिन जो इंसान सही रास्ते पे चल के खुद से लड़ के खुद से जूझ के कुछ सही करने की कोशिश करता है, उसको तो तुम एकदम अजीबोगरीब ठहरा देते हो, विचित्र प्राणी घोषित कर देते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली स्टोरी भी अच्छे से क्लियर हो। बाकी एक बार आप इन सारी स्टोरीज का जब टेक्स्ट पढ़ लोगे ना, तो आपको और भी डीपली ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। आंसर तो अब आपने 9 स्टोरीज पढ़ ली है, इनमें से कोई 2 स्टोरीज ही आपको क्वेश्चन में पूछी जाएगी, मतलब वैसे तो 4 पूछी जाएंगी, 4 में से 2 में ऑप्शन होगा आपको। तो बड़े इजीली आप सारी उनका आंसर कर लोगे। सारी स्टोरीज प्यारी थी वैसे तो। देखो मैंने सारे के सारे ना इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलरेडी लिखे हुए हैं। जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनके मैं आपको आंसर्स भी बता दूंगी जब हम लास्ट मिनट प्रिपरेशन वीडियो करेंगे। ओके, देखो काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वैसे तो, सबके आंसर्स आपको बता देंगे। फिर आपके ब्लॉक 9 पोइट्री भी, उस पर भी मैं काम कर रही हूँ। आप लोग बस थोड़ी सी पेशेंस दिखाओ, जल्दी ही आ जाएगी ये वाली वीडियो भी। ओके, सो आई होप आपको सारी स्टोरी समझ में आई हो। कोई डाउट हो तो प्लीज़ डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।